हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम राजस्थान लोकगीत हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो एक बिल्कुल बहुत नया टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक। आजकल वहीं से भी क्वेश्चन आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपके सामने जनजातियां। यानी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जनजातियां हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, राजस्थान की जनजातियां या राजस्थान में जनजातियां। राजस्थान में जनजातियां, राजस्थान में जनजातियों की हम बात करते हैं तो लिखिएगा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो कि राजस्थान में जनजातियां हैं, कितनी जनजातियां हैं, तो याद रखिएगा 6 जनजाति हम पढ़ेंगे। कितनी जनजातियां पढ़ने वाले हैं? 6। आप कहेंगे सर कौन कौन सी? सबसे बड़ी जनजाति मीणा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया, चौथी सबसे बड़ी जनजाति शहरिया, पांचवी याद रखिएगा, और 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे कथोड़ी। बस यही तो है, यही तो है हमारे राजस्थान की प्रमुख 6 जनजातियां। उतारिए, फिर कुछ और हम इंपॉर्टेंस चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुल कितनी जनजातियां पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा 6। ठीक है, लिख लिया सभी? गुड मॉर्निंग। हेडिंग डाल के लिख लिया सभी ने? चलिए, तो अब इन जनजातियों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिखिएगा आप सबसे दिवस। पूछा जाता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को।
सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। ठीक है, ये पूछा भी गया है, अभी आपको पता हो तो, सीईटी के एग्जाम में। ठीक है, एक याद रखिएगा, इन्हीं जनजातियों से संबंधित एक विभाग है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास जो विभाग है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, जनजातियों में सुधार करना। ठीक है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इनसे जोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, एक जो नया क्वेश्चन बना है अब, वो है माडा का पूछा जाता है। माडा क्या है? MADA, माडा। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है परिवर्तित परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। और पूछने में इसका यही फैक्ट है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1978 टू 79। कार्य तो वही है, जनजाति में उत्थान लाना। ठीक है, चलिए, ये उतारी, 3 बातें उतारी। लिखिए। ठीक है, अच्छा, ये माडा क्या? माडा संस्था है। जैसे अब आप पूछेंगे कि सर, सपोज देन के सर, ये राजशिको क्या है? राजशिको एक संस्था है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। वैसे ही जनजाति उत्थान के लिए एक संस्था है जिसका नाम है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं माडा। ठीक है, चले आगे। चलिए, आइए, सबसे पहली बात, कल्चर का बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहली बात, याद रखिएगा, जनजाति की जनजाति की
जनसंख्या के आधार पर, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान, देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताइए कि जनजाति की जो जनसंख्या है उस आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो एक बार में ही याद रह जाएगा, याद रखिएगा, छठा स्थान है। क्यों याद रह जाएगा? ये याद इसीलिए रह जाएगा क्योंकि राजस्थान में कितनी जनजातियां हैं? 6 जनजातियां हैं। और राजस्थान का देश में जनसंख्या के आधार पर जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर देश में राजस्थान का भी कौन सा स्थान है? छठा स्थान, याद रखिए। ठीक है। दूसरी लाइन है कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना भाग अनुसूचित जनजाति है? तो याद रखिएगा, राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% जो है वो एसटी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, याद रखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाए राज्य में जनजाति की जनसंख्या आधार पर सर्वाधिक व न्यूनतम जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जिले और दूसरा फैक्ट बनता है न्यूनतम जिले। याद रखिएगा, विशेष तौर पर यह बात याद रखिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि राज्य में जनजाति की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम कहां है। देखिए सर्वाधिक की आप यदि बात कर रहे हैं नंबर 1, तो वो है उदयपुर। लेकिन आपको बता दें, आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नंबर 1 से नहीं, 2 नंबर से पूछा जाता है। याद रखिएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम तो याद रखिएगा बीकानेर। लेकिन वही बात है, 2 नंबर वाला ही इंपॉर्टेंट है, नागौर। ठीक है, ये न्यूनतम जिले, याद रखिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है। एक क्या क्वेश्चन, तो बहुत सारे बनेंगे। एक है कि राज्य में प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर राज्य में प्रतिशत के आधार पर जनजाति वाले सर्वाधिक जिले और दूसरा हो जाएगा न्यूनतम जिले। प्रतिशत के आधार पर जनजाति वाले सर्वाधिक जिले, जनसंख्या, यहां पर एक शब्द और लिखिएगा आप। ठीक है, तो इधर यदि सर्वाधिक जिले आपको पूछे तो नंबर 1 है बांसवाड़ा, नंबर 2 है डूंगरपुर। नंबर 2 क्या है? डूंगरपुर। न्यूनतम जिले पूछे तो इसको पलट देना है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम नागौर, 2 नंबर पर बीकानेर। और आप अभी के पेपर उठाकर देखेंगे ना आरएसएसबी बोर्ड, तो उन्होंने इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि राज्य में प्रतिशत के आधार पर जनजाति जनसंख्या न्यूनतम नागौर है, दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है?
बीकानेर, ऐसा क्वेश्चन ये उतारी। और फिर हम एक एक जनजाति को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। लिख लिया। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली, और यानी कि सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा। आइए हेडिंग लगाइए, सबसे पहली जनजाति नाम है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। सबसे पहली बात मीणा जनजाति की, लिखिएगा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कोई है तो वो है, याद रखिएगा, मीणा जनजाति। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात है मीणा शब्द की उत्पत्ति। मीणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है मीन से, और मीन का तात्पर्य होता है मछली, ठीक है। क्योंकि मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति है वो मानी गई है
विष्णु के मत्स्य अवतार से, विष्णु के मत्स्य अवतार से, मत्स्य यानी मछली तो होता है, लेकिन याद रखिएगा इनकी उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई है। ठीक है, लेकिन इनके जब मूल स्थान की हम बात करते हैं तो मूल स्थान तो बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड ने इनका जो मूल स्थान बताया है वो बताया है काली खोहे पर्वतमाला। और काली खोहे पर्वतमाला तो आप सब जानते ही होंगे, इस पर राजस्थान का एक किला बना हुआ है, आमेर किला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी, राज्य में क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट बातें बहुत ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, राज्य में क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए उदयपुर है, जयपुर है, प्रतापगढ़ है, दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है। अब ऐसे तो लगभग इधर मान ले हम दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एरिया तो वही आ जाता है। ठीक है, नवीनतम की हम बात करेंगे तो इसी में गंगापुर सिटी। तो ये जो जिले हैं इसके अंदर आपको कौन सी जनजाति मिलेगी, याद रखिएगा, मीणा। ठीक है, लिखिए, ये लिखिए, फिर इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट हम बातें करते हैं। ठीक है, और देखिए पहले एक बार थोड़ी सी दो चार बातें और देखिए। देखिए प्रारंभ में ये क्या थे, याद रखिएगा, प्रारंभ में ये शासक थे। मीणा प्रारंभ में शासक कहां के थे, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ राज्य के। मीणा प्रारंभ में ढूंढाड़ राज्य के शासक हुआ करते थे, लेकिन फिर आगे चलकर जब यहां कच्छा वंश स्थापित हुआ तो फिर ये दो उपजातियों में बंट गए। दो उपजातियां हैं, कौन कौन सी, तो याद रखिएगा, एक तो है जमींदार मीणा, और जमींदार मीणा वे हैं जिन्होंने कृषि का कार्य चुना, और एक है चौकीदार मीणा, याद रखिएगा, जिन्होंने सुरक्षा का कार्य जिम्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो दो उपजातियां हैं। अच्छा, वैसे 24 खापे हैं इनके, और 5200 इनकी गोत्र है। दो उपजातियां हैं, 24 इनके एरियाज हैं, क्षेत्र खापे, और 5200 क्या है, गोत्र है। गोत्र होते हैं ना अलग अलग, जैसे राजपूत एक जाति हो गई, उसमें अलग अलग गोत्र हो गए, जैसे राठौड़ हो गए, चौहान हो गए, ये। ठीक है, अच्छा, उसमें भी अलग से और गोत्र हो गए, ये उतारी। तो ये तो इनका परिचय है, फिर इनके बारे में और कुछ बातें पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है।
उत्पत्ति के आगे लिखा है विष्णु के मत्स्य अवतार से। विष्णु के मत्स्य अवतार से। चलिए लिख लिया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मीणा जनजाति से संबंधित कुछ हो, ये तो इनकी प्रारंभिक बातें हो गई। अब देखिए अगली बात है आपके सामने, लिखिएगा मीणा जनजाति से संबंधित विशेष तथ्य। मीणा जनजाति से संबंधित विशेष तथ्य। देखिए मीणा जनजाति से संबंधित विशेष तथ्य, इनमें पहली बात याद रखिएगा, जैसे पवित्र ग्रंथ। मीणा जनजाति का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा मीन पुराण। और ये जो मीन पुराण है, इनके जो लेखक हैं वो याद रखिएगा मुन्नी मगन सागर जी। ये मुन्नी मगन सागर जी कौन है? तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब मीणा आंदोलन होगा ना, और वहां नीम का थाना में सम्मेलन होगा, वो हम वहां चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, इनका जो उल्लेख है, इनका मीणा जनजाति का, वो जिस पुराण में मिलता है ना, वो है मत्स्य पुराण। याद रखिएगा इनका उल्लेख जिसमें मिलता है वो कौन सा पुराण है? याद रखिएगा मत्स्य पुराण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखिए दूसरा, मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहा जाता है?
मीणा जनजाति का प्रयागराज, मुख्य स्थल बोल सकते हैं आप। तो याद रखिएगा, मीणा जनजाति का जो प्रयागराज है वो है रामेश्वर। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, सवाई माधोपुर में। आप सब जानते हैं कि यहां पर एक त्रिवेणी संगम है, और यहां पर जो त्रिवेणी संगम होता है ना, वो है आपके चंबल, बनास और याद रखिएगा शीप। चंबल, बनास और शीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके क्या है? याद रखिएगा प्रयागराज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ, एक इनकी पंचायत का मुखिया, देखिए इनकी पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पटेल। क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा पटेल। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा सबसे बड़ी पंचायत, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो याद रखिएगा इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत है वो है आपके 84। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? याद रखिएगा 84। ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया?
हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ, अलग अलग आपके आ जाएगी, 4-5 दिन में कल्चर आ जाएगी, न्यू अपडेट वाली। हिस्ट्री तो फिर 15 दिनों के बाद में, फिर बीच में वाली आएगी वो नवीनतम। हम्म। ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगभग 1-2 महीने का आसपास, क्योंकि कुछ डाटा आए नहीं है ना, इसलिए। फिर तो कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए है वो, तो पढ़िए आराम से। चलो चलो, फिर तो ठीक है। वो तो आ जाएगा आपके अगले वीक। ठीक है, तो इसलिए बुक की चिंता नहीं करनी है, वो सारी नवीनतम अपडेट के साथ आ जाएगी। हाँ, वो सारी हैंड रिटन की चर्चा कर रहा था मैं। तो आपके हिस्ट्री हो, कल्चर हो, जियोग्राफी हो, ठीक है। हाँ, वो 2.0 भी आ जाएगी। ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कोई दिक्कत है, और वैसे भी आएगी तो जानकारी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया। ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है, वो स्थान क्या कहलाता है? त्रिवेणी। वेणी का मतलब नदी ही होता है। ठीक है। अब देखिए आगे। आगे एक नाम आपने सुना होगा, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा। ठीक है। भूरिया बाबा, जिनका दूसरा नाम है गौतमेश्वर। याद रखिएगा, गोडवाड़ जो मीणा है ना, गोडवाड़ मीणाओं के देवता हैं ये। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनके जो मंदिर हैं वो 2 जगह बने हुए हैं। कहां कहां पर? एक तो बना हुआ है, याद रखिएगा, पोसलिया नदी के किनारे, पोसलिया शिरोई में। और एक बना हुआ है आपके अरनोद में, जो कि अरनोद कहां पर है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में। ठीक है। यहां से एक बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि मीणा जनजाति किन की झूठी कसम नहीं खाती है, तो याद रखिएगा, भूरिया बाबा की। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मीणा जनजाति कभी झूठी कसम, कभी झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जनजाति कभी झूठी कसम नहीं खाती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। याद रखिएगा। अगला लिखिएगा, आपको पूछा जाए मीणाओं के देवता कौन है, तो याद रखिएगा, मीणाओं के देवता है बुज देवता। मीणाओं के जो देवता हैं उनका नाम क्या है? बुज देवता। याद रखिएगा। पूछा जाए, याद रखिएगा, शेखावटी के मीणाओं की देवी या आराध्य देवी, शेखावटी के मीणाओं की जो आराध्य देवी है वो, याद रखिएगा, है जीण माता। कौन सी माता है? जीण माता। ठीक है। ये उतारिए, फिर कुछ शब्दावली है उनके बारे में हम और चर्चा करते हैं।
लिख लिया? चलिए आगे चलें। अब देखिए, आगे कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे एक होता है आपके मीणा जनजाति में झगड़ा राशि। ये झगड़ा राशि क्या है? तो देखिए, महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को दी गई राशि क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। देखो, जैसे ये कोई मीणा जनजाति की महिला है। इस महिला ने क्या है कि दूसरी शादी कर ली है। ये जैसे नया पति है एन, इसका जो पुराना पति था ओल्ड, ओ से मान लो ओल्ड, ये जो नया पति है ना, ये नया पति इस महिला के पूर्व पति को कुछ राशि देगा ताकि आगे चलकर कोई झगड़ा ना हो। इसीलिए उस राशि को क्या बोलते हैं? झगड़ा राशि। ठीक है। लिखो इसमें, महिला के नए पति द्वारा, महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को, पूर्व पति को दी गई राशि क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। ठीक है। देखिए अगली बात, आटा साटा का प्रचलन। आटा साटा का प्रचलन है। आटा साटा क्या होता है? तो यानी कि किसी घर में लड़की देकर उसी घर की लड़की वापस लेना। हम यहां बियाह कर लो, जैसे आप गांव में बोलिया करें, हम यहां बियाह करो। आटा साटा का प्रचलन है। ठीक है। विवाह का एक प्रकार है ये, विवाह का प्रकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ रवि, क्या पूछ रहा है? देखिए, इसके अलावा इसमें लिखिएगा ओबरी। ओबरी क्या होता है? याद रखिएगा, मीणा जनजाति के अंदर अनाज रखने का जो स्थान होता है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है। अनाज का संग्रहण करने के लिए बनाया गया स्थान क्या कहलाता है? ओबरी। याद रखिएगा। ठीक है। ओबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है रवि? सर एग्जाम के लिए वो जो पुरानी पढ़ रखी है ना रवि, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है। हस्तकला में नमदे। अच्छा, नमदे, आप किसी घर में जाते हैं तो घर के बाहर पैर पूंछने के लिए लगा होता है ना, वही है। ठीक, ये ओबरी हो गई। ठीक है। इसमें लिखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मीणा जनजाति के अंदर महिला व पुरुष दोनों को गुदवाने का शौक है। याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों को गोदने गुदवाने का शौक, मतलब टेटू बनाए जाते हैं शरीर पर। गोदना क्या होता है? दोनों को ही शौक है।
याद रखिएगा, गोदने गुदवाने का शौक है, ठीक है। यानी कि गोदना क्या होता है, तो शरीर पर जो चित्रांकन किया जाता है ना, जैसे वर्तमान में टेटू बोलते हैं, वो है आपके, ठीक है। ठीक है, बस अंतिम लाइन लिख लीजिएगा कि सबसे शिक्षित वे संपन्न जनजाति यही है। संपन्न जनजाति उतार लीजिए।